छाप है। दामिनी बहर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए। तीन दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गीडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्लैटेड फैक्ट्री का लोकार्पण किया। 1000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा अब रोजगार। ऋषिकेश में मेयर सम्मेलन में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। 117वीं ऑल इंडिया मेयर काउंसिल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सीएम ने मेयर काउंसिल के स्टॉल का निरीक्षण किया। कर्नाटक में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। डीके शिव कुमार आज मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। दिल्ली के मालवीय नगर में लगी भीषण आग हादसे में 18 लोगों की दर्दनाक मौत। 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं जहां उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर हैं, लेकिन सियासी मैदान में तैयारियों का शंखनाद शुरू हो चुका है। अब सत्ता पक्ष पूरी ताकत के साथ चुनावी बिसात बिछाने में जुटा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही विपक्ष की रणनीति को लेकर अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार ने मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में बड़ा फेरबदल कर ये साफ संकेत दे दिया है कि चुनावी तैयारियां अब सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि सरकार और संगठन मिलकर मैदान में उतरेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 25-25 जिलों की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। नए मंत्रियों को भी अलग अलग जनपदों का प्रभार देकर बूथ से लेकर जिले तक राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कवायद तेज हो चुकी है। यानी कि बीजेपी सिर्फ सरकार चलाने के मूड में नहीं बल्कि चुनाव जीतने की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ जाता है विपक्ष को लेकर कि समाजवादी पार्टी लगातार सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सरकार पर हमलों के माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। लेकिन क्या वो जमीनी स्तर पर उतनी मजबूत तैयारी में नजर आ पाएंगे? क्या पीडीए का फैक्टर नाराज संगठन की कमजोरी को ढक पाएगा या फिर पार्टी अभी भी चुनावी मशीनरी को धार देने में पीछे है? साथ ही बहुजन समाज पार्टी भी अब खामोश है, लेकिन क्या वो सन्नाटा किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट है या फिर बहुजन समाज पार्टी अभी भी अपने पुराने वोट बैंक को संभालने की जदोजहद में जुटी हुई है? अब ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार तंज कस चुके हैं और ये कह चुके हैं कि बबुआ देर से जागते हैं। तो क्या इस बार भी अखिलेश यादव की सियासत देर से जागने वाली देखने को मिल पाएगी या फिर विपक्षी पार्टी चुपचाप ऐसी रीति नीति तैयार कर रही है जिसका असर चुनाव के करीब दिखेगा? सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि जब बीजेपी अभी से जिले दर जिले चुनावी मोर्चाबंदी कर रही है, तब विपक्ष की जमीन पर आखिर तैयारी कहां है और क्या है? क्या विपक्ष चुनावी लड़ाई को हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है या फिर सही समय का इंतजार विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है? तो आज की बड़ी बहस भी इसी पर है कि क्या 2027 की जंग के लिए बीजेपी सबसे आगे निकल चुकी है? क्या विपक्ष सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही राजनीति में उलझा हुआ है? क्या समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला बीजेपी के संगठनात्मक मॉडल को चुनौती दे पाएगा? और क्या बसपा फिर से यूपी की राजनीति में गेम चेंजर बनने की तैयारी कर रही है? उत्तर प्रदेश 2027 तैयारी किसकी सबसे मजबूत और कौन अभी भी नींद में है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बीजेपी मैदान में उतरी हुई है। विपक्ष अभी भी इंतजार कर रहा है क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि वो कैडर बेस्ड पार्टी है और वो एक चुनाव जैसे ही किसी राज्य का खत्म होता है तो दूसरे चुनावों की तैयारी में जुट जाती है। और ठीक वही अभी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है जहां पर बीजेपी की तरफ से सियासी बिसात बिछाई जा रही है। हमारे साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंद्रमोहन चौबे जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, साथ ही अतुल सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं भारत अपडेट में। शुरुआत चंद्रमोहन चौबे जी आप ही के साथ। क्या 2027 के मिशन को साधते हुए ये बड़े बदलाव किए गए हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को प्रभार दिया जा रहा है? रितु जी, भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है।
भारतीय जनता पार्टी के चाहे पदाधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, जी, वो हर हफ्ते किसी न किसी अभियान के माध्यम से लोगों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का काम करते हैं। हाँ, और साथ में सरकार की उपलब्धियां, सरकार के द्वारा जो जनहित में कल्याणकारी कार्य किए गए हैं, वो सबको लगातार बताने का काम हम लोग करते हैं। हम लोग कुंभकर्णी नींद में सोते नहीं है। हम लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर या सोशल मीडिया के सामने या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही इतिश्री नहीं करते। हम लोग जनमन की बात करते हैं, जनगण की बात करते हैं, उनके मन की बातों को सुनते हैं और उनकी जो वो चाहते हैं, क्या उनके मन में है, क्या उनकी पार्टी से अपेक्षा है, सरकार से क्या अपेक्षा है, उसी के आधार पर हम लोग लोगों के बीच जाते हैं और अपनी सरकार को, संगठन को बातें आती। ठीक है, यानी कि आप बीजेपी की तरफ से जो सियासी बिसात है वो अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से बिछाई जाने लगी है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। अतुल सक्सेना जी, आपके पास आते हुए सर, चूंकि बीजेपी की तैयारी धरातल पर कहीं ना कहीं देखने को मिल पा रही है, चाहे 2027 का चुनाव हो, उससे पहले पंचायत चुनाव को लेकर भी किस तरह से प्रधान को प्रशासक बनाने की अवधि यहाँ पर बढ़ाई गई और इसके बाद अब मंत्रियों को जो विभाग सौंपा गया है, जो मंत्रालय सौंपा गया है, उस लिहाज से भी कहा जा रहा है कि बीजेपी पूरी फुल ऑन तैयारी में है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां देख रही है इस वक्त? देखिए, समाजवादी पार्टी शुरुआत से ही जो है और जनता के बीच में है, जनता के मुद्दों को उठाने का कार्य कर रही है। अभी मेरे भाजपा के साथी ने कहा कि 24/7 जो है भाजपा के लोग, चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, अभिनेता हो, वो सब 24/7 जो है काम में लगे रहते हैं। इन्होंने एक वर्ड जोड़ना भूल गए ये, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी मशीनरी भी जो इनके साथ लगी रहती है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, ईडी और सीबीआई है, वो भी अपना अभियान जारी रखते हैं। तो जितना सरकारी तंत्र का फायदा भाजपा उठाती है इलेक्शन जीतने के लिए, और अभी आपने सुना होगा भाजपा के नेता ने कहा था 2 दिन पहले कि वोट जो है वो विकास से नहीं मिलता है, वोट जो है तिकड़म से मिलता है, तिकड़म से। तो ये भाजपा के नेता हैं जो तिकड़म करके अभियान चलाते हैं और उनके अभियान चलाने में जितनी सरकारी मशीनरी है वो उन्हें सहयोग करती है। और अभी इन्होंने दूसरी बात ये कही कि जन और मन की बात करते हैं जी। मन की बात तो करते हैं, 8 बजे मोदी जी आते हैं, मन की बात करते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, बात ठीक है, पर मन की बात करते हैं वो केवल अपने मन की बात करते हैं। ट्रैफिक केवल एक डायरेक्शन में जाता है, उधर से नहीं आता है। वो जनता की बात नहीं सुनना चाहते, केवल अपने मन की बात बता देते हैं वो। और जब वो अपने मन की बात बता देते हैं तो उससे किसी भी जन को फायदा नहीं होता है। समस्या ये है, यदि जन को फायदा होता तो आज हमारी जनता क्यों जो है हे राम कर रही होती? क्योंकि जिस तरीके से त्राहिमाम उत्तर प्रदेश में है, चाहे बिजली व्यवस्था को देख लीजिए, चाहे जातिगत जनगणना को देख लीजिए, किसी विषय पे इन लोगों ने काम करने का काम नहीं करा। और अभी हाल ही में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का फेल है, आप देखिए गाजियाबाद के बराबर में हापुड़ में गन पॉइंट पे रख करके 2 लाख और 20 लाख रुपए की लूट हो जा रही है। अभी जहां योगी जी बैठते हैं उनके करीब में गाजीपुर है, वहां पर देखिए जिस तरीके से एक व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी जाती है, और एक हमारा एथलीट चैंपियन चिराग त्यागी, उसकी हत्या कर दी जाती है। अनुपमा पाल जो राष्ट्रीय कबड्डी की प्लेयर है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। बाबा का कोई बुलडोजर इन लोगों पे काम नहीं कर रहा है। जिस तरीके का ये हत्याएं हो रही हैं, बाबा जी धर्म देख करके बुलडोजर चलाने का कार्य कर रहे हैं। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में लूट तंत्र का माहौल बना हुआ है। किसी सरकारी विभाग में कोई काम पैसे दिए बगैर होता नहीं है। भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से व्याप्त है। रोटी रोजगार नहीं है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि आदमी खाने को तरस रहा है, और मोदी जी कहते हैं कि तेल कम खाइए, गैस कम जलाइए। तो ये हमारे प्रधान सेवक हैं जो हमारी जनता से अपने मन की बात करते हैं कि तेल कम खाइए। बताइए, आप प्राइम मिनिस्टर हैं 2014 से, और आज आप विकास की बात कर रहे हैं, उसमें हमें कह रहे हैं कि तेल कम खाइए। भाई आप किस रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं? आपने क्या विकास करने का काम किया है? हिंदुस्तान में आपने क्या देने का काम किया है? तो आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी केवल जुमलेबाजी करती है, और जिस तरीके से सरकारी तंत्र को अपने साथ लेकर के अभियान चलाने का काम करती है, जनता को धोखा देने का काम करती है, लूट तंत्र की राजनीति करती है।
ठीक है सर, एक और सवाल अतुल सक्सेना जी मेरा आपसे रहेगा, उसके बाद चंद्रमोहन चौबे जी के पास में जाऊंगी। सर चूंकि देखिए पहले जो चुनाव थे तो मुस्लिम यादव फैक्टर यानी कि एमवाई फैक्टर के यहाँ पर सहारे ऐसा कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी चलती है, जिसके बाद हमने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद देखा कि एक बड़ा बदलाव आया और पीडीएफ फैक्टर को यहाँ पर अपनाया गया और 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को, विपक्षी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिला था पीडीएफ फैक्टर के माध्यम से। तो क्या ये मानकर चला जाए कि 2027 का विधानसभा चुनाव भी पीडीएफ फैक्टर के तहत ही आगे बढ़ेगा? देखिए रितु जी, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बार बार सवाल आता है और मीडिया हमसे पूछता है, पीडीए की बात करता है। तो पीडीए का मतलब केवल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तक नहीं रह जाता है। समाजवादी पार्टी हर वर्ग को अपने साथ लेकर के चलने का काम करती है। इसमें पीडीए में जो लास्ट में ए आप देखते हैं उसमें अगड़ा भी है, और ऐसा अगड़ा वो है जो पीड़ित अगड़ा है। तो उसमें सवर्ण लोग भी हैं जो कि अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं भाजपा के राज में। उन्हें कहीं ना कहीं दर्द है इस बात का कि भाजपा को वोट देने का कार्य करा, भाजपा को प्रचुर मात्रा में वोट दिया, परंतु भाजपा ने उसे ठगने का काम किया। तो ऐसे वो अगड़े हैं जो पीड़ित हैं, समाजवादी पार्टी उनको भी साथ लेकर के चलने का काम करती है। और ए का मतलब एक और आधी आबादी का, जब महिलाएं हैं, जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी महिलाओं के आरक्षण की तो बात करते हैं, परंतु महिला आरक्षण का बिल जब 2023 में समाजवादी पार्टी ने या अन्य विपक्षी दलों में समर्थन देने का काम किया तो उसे इंप्लीमेंट तक करने का काम नहीं करा। और तो और यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि डिबेट उत्तर प्रदेश की हो रही है, अभी आपने 4 से 6 दिन पहले देखा होगा एक महिला दरोगा जिसका कुकर्म कर दिया गया था, जिसके साथ रेप करा गया था महिला दरोगा के साथ, उसकी एफआईआर तक उत्तर प्रदेश में लिखने का काम नहीं हो रहा था। वो क्यों नहीं हो रहा था ये आप जानते हैं कि भाजपा के गुंडे इसमें शामिल थे और इस तरीके से उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही थी। तो यहां समझना होगा, जो भाजपा महिला के आरक्षण की बात करती है, वो दूसरी तरफ वही भाजपा महिला जिसके साथ रेप का कुकर्म का काम कर दिया जाता है उसको एफआईआर तक लिखने का काम नहीं करती है। तो ये समझना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो भाजपा भगवाधारी की बात करती है, हिंदू सनातन की बात करती है, आपने देखा होगा कालीदास बाग पर भाजपा के जहां मुख्यमंत्री बाबा जी रहते हैं, वहां पे दूसरे बाबाओं द्वारा जो भगवाधारी थे वो उनकी जमीन जो है भाजपा के गुंडों ने कब्जा ली, और जब वो एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो कोई एफआईआर लिखने के लिए राजी नहीं होता है। और ये दृश्य मीडिया ने खूब चलाया, और कालीदास बाग पर खड़े होकर के भागवा ने जो गेरुआ वस्त्र धारण हमारे साधु सन्यासी थे वो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे। उन्हें मिलना तो दूर, योगी जी ने मिलने तो दूर, उनकी एफआईआर तक भी होने का काम नहीं करा है। तो इस तरीके से भाजपा उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में राजनीति करने का काम करती है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट कम है। यही आप यदि साउथ में चले जाइए तो भाजपा वहां पे 0 पे 0 पे समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे 100% लिटरेसी रेट है। यहाँ पे आज भी कुछ लोग जो है भाजपा के जुमलेबाजी में आ जाते हैं। मोदी जी की, योगी जी की केवल हिंदू मुस्लिम और जो है धर्म विशेष की बातों पे आकर के, जुमलेबाजी में आकर के भाजपा को वोट कर जाते हैं, और वही जनता अपने आप को आज ठगा से महसूस कर रही है। परंतु आने वाले समय में 2027 में जनता भाजपा को करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। हालांकि अतुल जी, आपसे सवाल सर मेरा ये था कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीएफ फैक्टर के तहत ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी, लेकिन सर आपने उल्टा मीडिया पर भी सवाल उठा दिए। आपने पीडीए की फुल फॉर्म बता दी, जो कि आप भली भांति और समाजवादी पार्टी और शायद पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि पीडीए की फुल फॉर्म अभी जाकर बदली होगी, लेकिन पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की वजह से ही पीडीए का नाम यहां पर बना था। तो उस चीज से आप या हम कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल मेरे साथ एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, पंकज पांडे जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। उत्तर प्रदेश में सर 2027 के विधानसभा चुनाव है। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से चीजें यहां पर सामने आ रही है, लेकिन सर इस बीच ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ बीजेपी है। अब इन दोनों पार्टियों के बीच में जो सामंजस्य बैठ रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? कौन फतेह करेगा? क्या जातीय समीकरण, क्या क्षेत्रीय समीकरण यहां पर देखने को मिल पाएंगे? पंकज पांडे जी, आवाज पहुंच रही है सर? जी सर।
जी एक बार दोहरा दें। सर 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, लेकिन दोनों के अगर फैक्टर को हम समझे तो एक तरफ पीडीए है, दूसरी तरफ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। तो अभी आपका ओपिनियन क्या कहता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी किस तरह से आगे बढ़ती हुई देखने को मिल पाएगी? देखिए 2027 के चुनाव के लिए दोनों पार्टियों की बहुत जबरदस्त तैयारी है, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार में रही है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने के लिए भी चीजें हैं, वो उनको जनता तक जरूर लेकर जा रहे हैं और आगे लेकर जाएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे आपने देखा कि बिहार चुनाव रहा, वहां पे जो सफलता का रेट रहा भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बाद बंगाल चुनाव में जो सफलता का रेट रहा, असम में जो रहा, तो ये सब देखते हुए 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। अब यहाँ पर 2024 को मैं एक बार फिर से मेंशन करूंगा, पिछला जो चुनाव था लोकसभा का 2024 का, तो ये समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के जो अन्य विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल मैं समाजवादी पार्टी को ही मानता हूँ, इनमें भी जबरदस्त ऊर्जा का संचार करके गया, और वो ऊर्जा जो है वो लगातार वो चल रही है और बचा के रखी गई है 2027 के लिए। और एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव के बाद बंगाल चुनाव से दूरी बनाकर रखी, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने अपनी पोजीशन इन्वॉल्व नहीं किया अखिलेश यादव जी ने, और पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में रखा। तो निश्चित रूप से जो दोनों मुख्य पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, तैयारी के स्तर पर बहुत जबरदस्त रूप से तैयारी कर रही है, और किसी को भी तैयारी के स्तर पर कमजोर आंका नहीं जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो लगातार चुनाव की तैयारी कर रही है और उनके पास सरकार की कमियां गिनाने के लिए भी काफी चीजें हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए भी काफी चीजें हैं। तो बस जोर आजमाइश चल रही है, 2027 की प्रतीक्षा है। अब सर एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, चूंकि आज जो सूची यहाँ पर सामने आई उसमें हमने देखा किस तरह से जो पुराने प्रभारी मंत्री थे उनके विभागों में भी यहाँ पर किसी तरह का फेरबदल किया गया, तो इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या देख रहे हैं? क्या ग्राउंड जीरो पर उनका जो परफॉर्मेंस था, जो उनका कामकाज था वो सही नहीं था, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत यहाँ पर दर्ज की जा सके, इसीलिए बड़ा फेरबदल हुआ? देखिए चुनाव के थोड़ा पहले बहुत सारे फेरबदल होते हैं, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो, चाहे सत्ताधारी दल सरकार के स्तर पर परिवर्तन करे, वो एक प्रक्रिया का अंग होता है। उसी तरह से प्रभारी मंत्रियों के भी कार्यक्षेत्र बदले जाते हैं। ये निश्चित रूप से देखा जाता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो एक कल्चर है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबकी जाती है, और वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो होती है वो देखी जाती है। तो एक चीज तो निश्चित रूप से आकलन का ये बिंदु होता ही है कि जो जिनको भी हमने किसी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया है, उस जिले की प्रगति क्या है, वहां पर काम कैसे हो रहा है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको किस तरह से पूरा किया जा रहा है, और योजनाओं का जो लाभ है वो किस तरह से जनता तक बताया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से जब भी प्रभारी मंत्री बदले जाते हैं तो ये चीज तो आकलन का एक बिंदु होता ही है। इसके अलावा और भी बिंदु होते हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं, कुछ अन्य बातें देखी जाती हैं, कुछ विरोध होते हैं काडर स्तर पर होते हैं, जैसे आरएसएस के स्तर पर या भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के स्तर पर। तो उन चीजों को भी वो भी चीजें जाती रहती हैं लगातार, उनको भी देखा जाता है। तो जो परिवर्तन होते हैं तो किसी एक बिंदु पर नहीं होते हैं, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी अपने संगठन के स्तर पर कुछ लोगों को इधर उधर करती है, तो तमाम चीजें जो जाती हैं उन रिपोर्ट्स के आधार पर ये फेरबदल होते हैं। लेकिन जो लक्ष्य होता है निश्चित रूप से वो यही होता है, सत्ताधारी दल का तो ये होता है कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो जनता तक पहुंचे और जनता को ये बताया जाए कि हाँ हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हमने ये काम किए हैं। और जो विपक्षी दल होते हैं उनका भी पूरा लक्ष्य यही होता है कि जो सरकार की कमियां हैं, जो विफलताएं हैं, उनसे जनता को अवगत कराया जाए। ठीक है, चंद्रमोहन चौबे जी, चूंकि देखिए कुछ नए मंत्री जैसे कि भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, सोमेंद्र तोमर को सीधे सीधे हाई प्रोफाइल या फिर सर यूं कहें कि जो संवेदनशील इलाके होते हैं, क्षेत्र होते हैं, आगरा, सीतापुर, मुजफ्फरनगर का प्रभारी बनाना प्रशासनिक जरूरत है, ये या फिर कोई विशिष्ट जातीय समीकरण साधने की कोशिश है ताकि वोट बैंक मजबूत रहे? क्योंकि निश्चित तौर पर सवाल ये उठ जाता है कि जहां पर आप लोग कमजोर भूमिका निभा रहे हैं वहां पर आने वाले समय के लिए आप मजबूती से उठ सके, उसको लेकर रीति नीति अभी से तैयार की जानी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। रितु जी,
जिलों के जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है अपने अपने उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार और किस जिले में किस व्यक्ति की, किस मंत्री की जरूरत होती है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह से पता है। ठीक है। तो ये जो है सरकार ने अपने हिसाब से किया है। और जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात कहती है कि नहीं है, वो दिखता भी है, उसकी योजनाओं में दिखता है। चाहे आप जनधन योजना में अगर देखेंगे तो चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला गैस की योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, तो उसमें किसी को जाति देखकर अथवा धर्म देखकर ये योजनाएं नहीं बनी है। सबको समान रूप से और खासकर जो उसके जरूरतमंद है, अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे अधिक तो अल्पसंख्यक वर्ग जो भी ये योजनाएं हैं, जो लाभार्थी हैं, तो आप अगर देखेंगे तो सबसे जो है मुस्लिम वर्ग से लोग आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो कभी किसी के साथ भेदभाव की बात नहीं करती है, ना अगड़ा की बात करती है, ना पिछड़ा की बात करती है। हाँ, समाजवादी पार्टी जो आज कंफ्यूजन पार्टी हो गई है, परिवार डेवलपमेंट पार्टी हो गई है, उसको पता ही नहीं कि उसको क्या कहना है। कभी वो अगड़ा से कभी जो है अल्पसंख्यक को जोड़ती है, कभी अगड़ा को आधी आबादी से जोड़ती है, कभी कहती है कि हमारे साथ अगड़ी जाति भी है जी। अभी आप इनका देखिए कि इन्हीं के नेता जो है और इन्हीं के प्रवक्ता किस प्रकार से ब्राह्मणों को जो है अपमानित कर रहे थे, उनको गाली दे रहे थे, तब इन लोग के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया पार्टी से? देखिए, ये सब कुछ नहीं, इनके डीएनए में जातवाद है। इनको अपनी कमियां सुन लीजिए, अभी इनकी पूरी बात आ जानी चाहिए। इनको अपनी कमियां नहीं दिखती है। ये विकास की बात कर रहे हैं, विकास के सामने ना समाजवादी वाले पार्टी वाले कहीं नहीं टिकेंगे। जब विकास पे भी चर्चा होगी ना अभी तो ये कहीं नहीं टिकेंगे, क्योंकि सुनिए कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। 2017 से पहले इसी उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे हुआ करते थे, आज 10 एक्सप्रेसवे हैं। 2017 से पहले 14 मेडिकल कॉलेज थे, आज जो है 85 मेडिकल कॉलेज हैं। 2017 से पहले यहाँ 2 शहरों में मेट्रो चलता था, आज 7 शहरों में मेट्रो चल रहा है। और इनके समय में 1,92,000 सरकारी भर्ती हुई थी। हर बात पे ये भर्ती की बात करते हैं ना, तो इनकी पूरी सरकार 5 साल में 1,92,000 इन्होंने सरकारी भर्ती किया था। और हमारी सरकार ने भर्ती देने के मामले में खासकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए 2.25 लाख से अधिक जो है पुलिस की भर्ती की है। और उस पुलिस भर्ती में 1947 से लेकर 2017 तक खासकर महिला और पुलिस कर्मचारी जो है मात्र 12,000 थी। और आज जानती हैं, आज महिला जो कर्मचारी हैं आज 50,000 के आसपास हो गई। 37,000 भर्ती तो सिर्फ हमारी सरकार ने, जब से हमारी सरकार बनी है तब से हुई है। आप अगर देखेंगे कार्य करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी के समय अगर तुलना करेगी सरकार ना और जनता जब दोनों सरकारों की तुलना करेगी तो समाजवादी पार्टी के लोग कहीं टिकने वाले नहीं। ये सिर्फ झूठ फैलाना जानते हैं, भ्रम फैलाना जानते हैं, अफवाह फैलाना जानते हैं। ये हर बात पे 24 के 6 महीने बाद उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। और 2 जगह जहां ये जीते हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने इनके जीत के मार्जिन को घटा दिया है। तो प्रदेश की जनता और प्रदेश की जनता अब 2024 के बाद का प्रदेश बदल चुका है। महाराष्ट्र हम जीते, हरियाणा हम जीते, दिल्ली हम जीते, बिहार हम जीते, उड़ीसा हम जीते, बंगाल अभी हम जीते। तो जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का मतलब है देश को सशक्त करना, प्रदेश को सशक्त करना, विकास की गति को तीव्र बनाना जी। और चाहे वो, और सुनिए, इनके समय में प्रति व्यक्ति आय जो है उत्तर प्रदेश की, अभी आप तुलना हो रही ना, बता रहे हैं 47,000 प्रति व्यक्ति आय थी, आज जो है 1,47,000 प्रति व्यक्ति आय हो गई। इनके समय में उत्तर प्रदेश की जो है जीडीपी जो है 12 लाख करोड़ थी, आज वो जीडीपी जो है 30 लाख करोड़ के आसपास हो गई है। तो आप देखें ना, काम के आधार पे कहीं नहीं जीतेंगे। हाँ, ये सिर्फ दंगा कराना जानते हैं,
पत्थरबाजी कराना जानते हैं, खेतों पर जमीनों पर कब्जा कराना जानते हैं, शिक्षा माफिया को पैदा करना जानते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है प्रयागराज किसी गुंडे को दे देंगे, गाजीपुर किसी गुंडे को दे देंगे, मिर्जापुर किसी गुंडे को देंगे और उसी से वसूली कराते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत युवाओं को रोजगार देती है। वहां पर उस जिले में निवेश आता है, उससे लोगों को रोजगार मिलता है। तो इनके काम करने के तरीके में और भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके में बहुत अंतर है। और ये बात उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और 2027 में इनको बहुत तगड़ा जवाब मिलने जा रहा है। ये जो हवाई बातें कर रहे हैं ना, जो सिर्फ ट्विटर पे जाते हैं और खेलते हैं, कभी फेसबुक पे जाते हैं बोल के चले आते हैं, वो नहीं, जनता के बीच जाएं, जनता का दुख दर्द समझें, उनकी भावनाएं समझें। सिर्फ हिंदू धर्म को गाली देने से, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने से, सिर्फ तुष्टीकरण करने से इनको वोट ना मिलने वाला है। ठीक है, अतुल सक्सेना जी जवाब दीजिए चंद्रमोहन चौबे जी की बात का, क्योंकि वो आप लोगों के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए बहुत लंबा हो गया ऋतु जी, पर जिस तरीके से चंद्रमोहन जी ने कुछ बातें कही हैं वो बातें, चूंकि ये इनकी गलती नहीं है। देखिए ये भाजपा के नेता हैं, अभिनेता हैं, और तो भाजपा के लोगों को महारत है जुमलेबाजी करने में, झूठ बोलने में, तो इन्हें लगता ही नहीं कुछ। ये तो इनके रोजमर्रा की जिंदगी का एक पार्ट है। अभी टीवी में बैठे हैं, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा, जनता देख रही है, फिर भी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, बेशरम हो चुके हैं। जैसे एक्सप्रेस वे की बात करी, अभी मोदी जी 2 महीने पहले गंगा एक्सप्रेस वे को उद्घाटन करने गए थे, ऋतु जी आपने कवर किया होगा उसे। अभी तो मेरे ख्याल मई के लास्ट की बात है ये, तो जो प्रयागराज तक जाता है हमारा मेरठ से होते हुए, अभी 2 महीने हुए नहीं, उसमें 2-2 फुट के गड्ढे हैं। तो इस तरीके का विकास करने का काम करते। दूसरा इन्होंने मेट्रो की बात करी। आप बताइए, 2nd टर्म चल रहा है योगी जी का, उत्तर प्रदेश में कितनी जगह मेट्रो आ गई? उत्तर प्रदेश की बाकी जगह तो छोड़ दीजिए, जहां से हमारे मोदी जी सांसद हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे, बनारस, क्या वहां मेट्रो आ गई? दूसरा, जिस तरीके से भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, कम से कम मोदी जी की तो कॉन्स्टिट्यूएंसी पे नहीं करते, वहां रोज पुल टूटता रहता है, कितनी जाने चली गई आपको पता है ऋतु जी, तो आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि पुलिस की भर्ती हमारे यहाँ ज्यादा हुई, तो पुलिस की भर्ती आपके यहाँ यदि ज्यादा हुई तो उसके बावजूद आपका लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है जी। वेयर इज द लॉ एंड ऑर्डर? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने पुलिस में जो है भर्तियां ज्यादा करी, भाई भर्तियां ज्यादा करी तो जनता को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए था, जनता को अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहिए था। परंतु जनता तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि जितने सबसे अधिक रेप जो है उत्तर प्रदेश में हुए, सबसे अधिक जो है घटनाएं जो है हत्याओं की, वो एनसीआरबी का डाटा कहता है उत्तर प्रदेश में हुई है। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? तो लेकिन सर एनसीआरबी का हाल फिलहाल का जो डेटा है वो तो ये भी कह रहा है, अतुल सक्सेना जी, अतुल जी आवाज पहुंच रही है, एनसीआरबी के डेटा का जिक्र आपने किया, तो सर एनसीआरबी का डेटा जो अभी हाल फिलहाल में आया वो तो ये भी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की दर कहीं ना कहीं कम हुई है। अच्छा ये बताइए ऋतु जी, अपराध की दर कम हुई है, और मुझे बताइए कि पिछले 1 हफ्ते का, छोड़ दीजिए साल भर, मैं तो कह रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते का डाटा निकालिए। 2-4 अपराध मैं बता देता हूँ आपको। हापुड़ में 2 लाख के लिए जो है गन पॉइंट पे लूट हो जाती है। गाजीपुर में जो है एक बड़े व्यापारी का जो है बेटे की हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा जो है चिराग त्यागी का मर्डर कर दिया जाता है। अनुष्का पाल की हत्या कर दी जाती है। आप इसे अपराध नहीं मानती है? भाई चिराग त्यागी हमारा एथलेटिक्स का चैंपियन था, अनुष्का पाल हमारी राष्ट्रीय कबड्डी टीम की प्लेयर थी, और जो व्यापारी, बड़ा व्यापारी जिसका पिताजी अब ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मैंने टैक्स देने का काम किया, आई एम द लार्जेस्ट टैक्स पेयर, इवन देन आई एम नॉट सेफ। सबसे ज्यादा टैक्स उत्तर प्रदेश में देने के बाद मैं सुरक्षित नहीं हूं। मेरे बेटे को मार दिया, उसकी हत्या कर दी गई, हम लोग सुरक्षित नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश से पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और आप कह रहे हैं कि अपराध कम हुआ है। मैं तो आपको 7 दिन, पिछले 10 दिन की बात बता रहा हूँ। यदि मैं साल भर की बात बताए लगूंगा और या पिछले 5 साल की बताए लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आज तक जितनी हत्याएं हुई हैं उसमें किसी को न्याय भी नहीं मिला है। चाहे वो खासगंज की बात कर ले, चाहे वो बनारस में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की बात कर ले, जहां भाजपा के नेता ही थे जिन्होंने हिंदू लड़की के साथ रेप करने का काम किया, खुले में घूम रहे हैं। तो समझना पड़ेगा जिस तरीके से बीजेपी, हमें अपराध पर जरूर लीजिए हमसे। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है सर, 1 सेकंड, 24 आप एक बार सुन लीजिए।
दूसरा इन्होंने ये कहा कि सरकारी नौकरियां हमने सबसे ज्यादा दी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है रितु जी कि सफाई से ये लोग झूठ बोलते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। 2012 से 17 जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जल निगम में हमने 836 पद देने का काम करा, जिसमें से करीब 250 या 300 असिस्टेंट इंजीनियर थे और बाकी जूनियर इंजीनियर थे करीब 400 450, बाकी क्लिनिकल स्टाफ था। क्या इतना राजनीतिक विद्वेष है इन लोगों में कि जो हमने पद सृजित करे योगी जी के आने के बाद, वो जो परमानेंट कर्मचारी हो गए, जो अब अपने घर पहुंचे तो रात में उनके पास मेल आता है कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, इन्होंने उन पद को ही खत्म कर दिया। मतलब आप ये रोजगार देने की जो बात करते हैं, 2 लाख रोजगार देंगे हर साल हर महीने, इन्होंने उस रोजगार को भी छीनने का काम कर दिया। क्यों? क्योंकि राजनीतिक विद्वेष के कारण कि समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का काम करा। उसका परिणाम यह हुआ कि आज वो जल निगम के जो बर्खास्त कर्मचारी हैं जिन्हें घर बैठा दिया गया, उसमें से कोई बर्गर का ठेला लगा रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं और आज तक वो केस जो है हाई कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में योगी जी को, मोदी जी को लोगों की, आम जनमानस की चीख से, पुकार से, चित्कार से कोई सरोकार नहीं है। हाँ। क्योंकि उसकी पीड़ा को समझते ही नहीं है, क्योंकि बंद कमरे में बैठ जाते हैं। केवल प्लानिंग किस चीज की होती? तिकड़म की। अभी भाजपा के नेता ने कहा था ना कि वोट विकास से नहीं, वोट तिकड़म से जीता जाता है। तो बंद कमरे में बैठ करके मोदी जी आते हैं विदेश से यात्रा करके, तुरंत मीटिंग बुलाते हैं, भाई आ जाओ मैं आ गया हूं। उस बंद कमरे में कौन होता है? नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, ईडी होता है, सीबीआई होता है, ईसीआई होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, और वो आके क्या बात करते हैं? हाँ भाई एक चुनाव जीत गया, दूसरे को कैसे जीतना है। अब उत्तर प्रदेश का 2027 में चुनाव आ रहा है, क्या तिकड़म लगाई जाए कि उत्तर प्रदेश में हम फिर से आ जाए। तो यहाँ समझना पड़ेगा, परंतु जनता जागरूक हो चुकी है, जनता देख रही है किस तरीके से धर्म जाति देख करके ये लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से। हम तो कहते हैं बैलेट से चुनाव हो, क्यों नहीं करते आप बैलेट से चुनाव? आप क्यों ईवीएम पे चुनाव करते हैं? आप आइए, अभी आपने देखा पंजाब में किस तरीके से बैलेट पे चुनाव हुए और किस तरीके से रिजल्ट जो है बसपा के पक्ष में जाने का काम किया। तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से जनता जनार्दन का बेवकूफ बनाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, इसकी अब अतिश्री हो चुकी है। ठीक है, फिलहाल 2027 पर नजरें टिकी हुई है। ऐसे में पंकज पांडे जी, यहाँ पर तिकड़म का जिक्र लगातार किया जा रहा है। जी चंद्रमोहन जी जल्दी से बोलिए। जी नहीं, हमें जो है देखिए रितु जी, जिस प्रकार से अतुल जी ने अभी बखान किया, ये बखान इनका खुद इनके लिए आत्मघाती सिद्ध हो जाता है। अभी ये जो कह रहे थे जल निगम की भर्ती, उसी जल निगम की भर्ती पर जिन्होंने किया था, जो उस समय के मंत्री जी थे आजम खान जी, वो अभी जो है जेल में है, उनके ऊपर जांच हो रही है और उन्होंने इसमें बोरा और झोरा भरा था। बर्खास्त इन्होंने तो किसी का खेत और गहना, किसी का मंगलसूत्र बेचवा दिया। उनका दोस्त, इन लोगों का दोस्त था, इनकी सरकार का दोस्त था, इनके कुकर्मों का फल बेचारे वो लोग भोग रहे हैं। ये कोई एक ऐसी भर्ती नहीं थी जिसमें भ्रष्टाचार न हुआ हो और जो न्यायालय में न गया हो। हमारी सरकार में एक भी भर्ती जो 9 लाख 9.5 लाख की जो भर्ती हुई है वो न्यायालय में नहीं गई है, और किसी का ना खेत बिका है, ना किसी का गहना बिका है। सर, ये पॉइंट थोड़ा अलग हो जाता है, इसमें वैलिडेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अलग हो जाता है। ये बात आप भी भली भांति जानते हैं कि कल को अगर सत्ता परिवर्तन होता है, सुनिए चौबे साहब सुनिए, कल को अगर सत्ता परिवर्तन होता है, समाजवादी पार्टी अगर कल को सत्ता में काबिज होती है, तो जो आप लोगों की कानून व्यवस्था है उसमें बदलाव होगा, आप लोगों के जो विभाग है उसमें बदलाव होगा। वो अपनी तरफ से पॉइंट रख रहे हैं, सर रखने दीजिए। आपने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी, मेरे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करनी है। पंकज पांडे जी, आपके पास आते हुए 2027 के लिए अभी से दोनों ही पार्टी जिस तरह से बिगुल फूंक रही है, उस लिहाज से क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर बैलेट से चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी का न सिर्फ वोट बैंक मजबूत होगा बल्कि जीत सपा की ही होगी, लेकिन बीजेपी इससे कहीं ना कहीं काफी कोसों दूर नजर आती है।
देखिए, जहां तक बैलेट से चुनाव कराए जाने का प्रश्न है, तो बात बहुत पुरानी हो चुकी है, जिस पर मुझे लगता है कि इस बिंदु को उठाना, इस पर चर्चा करना बहुत उचित मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पूरे देश में बहुत सफलतापूर्वक ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। तमाम तरह के उस पर आपत्तियां आई, तमाम तरह के विरोध हुए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने खुला मंच रखा, कोई गया ही नहीं, और जो गए भी उनको असफलता ही मिली। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसी कोई बातें हो रही, तो मुझे तो ये लगता है कि 2027 में जो कुछ भी होगा उसके लिए एक तरह से ये है कि ये करना कि पहले से ही एक आधार बनाना, ऐसा मुझको लगता है, लेकिन इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अब जहां तक 2027 के चुनाव के संबंध में अभी अतुल सक्सेना जी ने तिकड़म की बात किया, तो देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं चुनाव जीतने के लिए बहुत तरह के प्रबंध करती हैं, उनमें से एक तिकड़म भी प्रबंध होता है, वो सभी पार्टियां करती हैं, उस तिकड़म से कोई बचा नहीं है। अब तिकड़म की जो परिभाषा होती है वो बहुत बड़ी होती है। जैसे 2024 में एक तिकड़म हुआ कि एक नैरेटिव फैलाया गया कि संविधान बदलने जा रहा है, अगर 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ जाती हैं तो संविधान बदल जाएगा, और इस तिकड़म का असर भी हुआ। इस तिकड़म का असर इस स्तर पर हुआ कि सपा जिस एमवाई की राजनीति करती है और जिस पीडीए की चर्चा अखिलेश यादव जी करते हैं, वो निश्चित रूप से एमवाई से पीडीए की तरफ चीजें बढ़ी, और उसका परिणाम भी देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई, और न केवल समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छी सीटें मिली, बल्कि समाजवादी पार्टी के कंधे पर सवार होकर कांग्रेस पार्टी को भी कुछ सीटें मिल गई। तो निश्चित रूप से जो भी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो चुनावी तिकड़म, चुनावी गणित और चुनावी समीकरणों से अछूती नहीं है। अब जहां तक 2027 की बात है, तो निश्चित रूप से देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछले 10 वर्षों से सत्ता से दूर है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है वो दिल्ली तक जाता है। लेकिन 10 वर्षों की सरकार है, तो अभी बहुत कुछ आपको जनता तक पहुंचाना पड़ेगा। निश्चित रूप से जब सरकार होती है तो काम तो होते ही हैं, लेकिन उन कामों को आपने किस तरह से किया है, किस तरह से वो जनता तक पहुंचे हैं, इस बात को भी जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। जी, और देखिए सर, इस चीज से भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि इस वक्त समाजवादी पार्टी के सामने शायद बहुत ज्यादा चुनौती है, क्योंकि बीजेपी 10 साल से अगर शासन में है तो बीजेपी के पास तमाम चीजें हैं जो वो आम जनमानस तक पहुंचा सकती है और अपने जनादेश को मजबूत कर सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी को शून्य से शुरू करने की शायद जरूरत है। आपको ओपिनियन क्या कहता है इस पर? एक बार प्रश्न दोहरा दें, कुछ कट सा रहे हैं सर। चूंकि देखिए 10 साल से ज्यादा बीजेपी को हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी अपनी उपलब्धियों को, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ अपने वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास निरंतर कर रही है, और लोगों को शायद भली भांति पता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को, क्या आपको लगता है कि शून्य से शुरुआत करने की जरूरत है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न के अंतिम हिस्से का उत्तर दे दूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी को शून्य से शुरुआत करने की बिल्कुल आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि 2024 के चुनाव के परिणामों ने समाजवादी पार्टी में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा फूंकी। यद्यपि उसके बाद लगातार जितने भी चुनाव हुए उसमें विपक्षी दल हारते रहे, वो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, चाहे हरियाणा का चुनाव रहा हो, चाहे बिहार का चुनाव रहा हो, चाहे बंगाल का चुनाव रहा हो, चाहे असम का चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल कर लिया, और उसका भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर असर हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी को 2024 वाले ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जो विफलता मिली, उसके पीछे तमाम कारणों के साथ एक बहुत बड़ा कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी का जो बात भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बूथ मैनेजमेंट करते हैं, पन्ना प्रमुख बनाते हैं, वो 2024 में दिखाई नहीं पड़ा। कारण ये कि कार्यकर्ता जो था वो ओवर कॉन्फिडेंस में था, उसको ये था कि हमारी तो सरकार आ ही रही है, हम तो 400 सीटें पा ही रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो 400 सीटों का जो नारा था वो ओवर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में सहायक रहा, और वो भी एक नुकसान का कारण बना। और दूसरा फेक जो नैरेटिव बना था। तो जहां तक 2027 के चुनाव की बात है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार तो हुआ है, लेकिन जो कार्यशैली उनकी चुनाव लड़ने की है उस पर उनको अधिक प्रयास करना होगा, अधिक जोर देना होगा।
ठीक है, चंद्रमोहन चौबे जी, चूंकि एक नैरेटिव तो अभी भी सेट करने की कोशिश की है, चाहे हम बिहार चुनाव का जिक्र करें या फिर उससे पहले भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल पाई थी, जहां पर एसआईआर के मुद्दे को खूब ज्यादा उठाया गया था और उत्तर प्रदेश में किस कदर राजनीति हुई थी, सदन से लेकर सदन के बाहर भी, सड़क तक भी, वो हम लगातार देख रहे थे। तो ऐसे में क्या आप लोगों को लगता है कि अगर किसी भी तरह से आप लोगों की जीत होती और समाजवादी पार्टी का जनादेश उतना मजबूत आने वाले समय में नहीं दिखता, तो एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर से नए सिरे के साथ उठ पाएगा? देखिए, एसआईआर का कोई मुद्दा नहीं। बिहार के चुनाव ने बता दिया, बंगाल के चुनाव ने बता दिया, असम के चुनाव ने बता दिया, केरल के चुनाव ने, तमिलनाडु के चुनाव, इन चुनावों में जो है कहीं पर भी एसआईआर का मुद्दा जो है ना, यहाँ तक कि कांग्रेस ने केरल में नहीं उठाया, तमिलनाडु में नहीं उठाया। वो अपनी सुविधा के अनुरूप किसी पर आरोप लगाते, जहां वो चुनाव इन लोग जीतते हैं वहां पर कहते कि चुनाव आयोग सब बढ़िया था, जनता ने इनको जिताया। और जहां ये चुनाव हार जाते हैं वहां ये कहते हैं सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ, चुनाव आयोग पर उंगली उठा देते हैं। यदि न्यायालय इनके पक्ष में इनके अनुरूप निर्णय नहीं आता है तो न्यायालय को दोषी देते हैं। मीडिया यदि इनकी आलोचना करे तो ये मीडिया को बोलना शुरू कर देते हैं कि मीडिया बिक चुकी है। तो नैरेटिव इनके सेट करने से नहीं, ये जनता सब देखती है, जनता इनको देखती है कि जनता ने देखा है कि किस प्रकार से इन्होंने झूठ भ्रम अफवाह फैलाया है। और अब झूठ भ्रम अफवाह इनका चलने वाला नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कानून व्यवस्था पर के आधार पर चुनाव करेंगे। ये अभी बात कर रहे थे पुलिस की और जो है अपराध की, तो अपराध के जो है जब उत्तर प्रदेश में पहले होता था तो यही पुलिस जो है अपराधियों को जो है छोड़ देती थी, अगर गिरफ्तार करती थी तो समाजवादी पार्टी के विधायक और मंत्री थाने से जाके अपराधियों को छुड़वा लेते थे। यही उत्तर प्रदेश की राजधानी है जहां हम रहते हैं, सरोजनी नगर विधानसभा है, वहां एक आशियाना थाना है। उसी आशियाना थाना में अपराधियों को छुड़ाने के लिए इनके मंत्री और विधायक थाने में घुस गए और पुलिस वालों के साथ मारपीट करके अपराधी छुड़ा लिया। इनके समय में पुलिस मंत्रियों की भैंस पकड़ने जाती थी। इनके समय में क्या हाल था ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और आज जानते हैं, आज उत्तर प्रदेश का माहौल बदला हुआ है। आज अपराधी जो है स्वयं हाथों में तख्ती लेकर थाने में आते हैं और कहते हैं कि मैं चोर हूं, मैं लुटेरा हूं, मेरे से गलती हो गई, मुझको गिरफ्तार कर लो। आज वही पुलिस जो है भैंस को पकड़ने नहीं जाती है, ठीक है, आज वही पुलिस अपराधियों को पकड़ती है। हाँ। और सुनिए, अभी आपके चैनल पर हम बोल रहे हैं कि बता दें कि कौन सा ऐसा अपराध, अभी हफ्ते भर की ये बात कर रहे थे ना, कौन से अपराध के अपराधी पकड़े नहीं गए। इनके समय में अपराधी जो है पकड़े नहीं जाते थे, बल्कि उनको संरक्षण मिलता था सत्ता का, और उस अपराध में जो हिस्सा होता था उसका बंटवारा होता था। ये हाल था इनके समय का। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता बोलती है, उत्तर प्रदेश की जनता बताती है। और सबको पता है कि शाम के समय में जो है आप जो है कहीं जा नहीं सकती थी, डरते थे लोग, माँ बहनें डरती थी, यहाँ तक कि पुरुष भी जो है, अगर आप चले जाइए पश्चिम उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी तो लोग बताते हैं, आज भी कहते हैं कि हम लोग शाम के अंधेरे में जाते नहीं थे, डर लगता था कि कब हमको कोई रोक लेगा, कब हमारे कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा देगा। तो ये माहौल था इनके समाजवादी पार्टी के सरकार के समय का। ठीक है, और ऐसे में देखिए अतुल सक्सेना जी, एक नैरेटिव है जो सेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमूमन तौर पर आपने भी सुना होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का जब जनसभा के दौरान या कोई कार्यक्रम होता है तो उस दौरान संबोधन होता है, तब वो इस बात का जिक्र करते हैं कि 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश था अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। और सबसे ज्यादा आप लोगों के शासन के कानून व्यवस्था को लेकर जिक्र किया जाता है कि माफिया राज था, गुंडा राज था, बदमाश का आना जाना था, कब क्या कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त था। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि उस नैरेटिव को एक बार फिर से यहां पर लाया जा सकता है चुनाव में, ताकि आप लोगों को कमजोर किया जा सके? देखिए, जो ऋतु जी जिस तरीके से भाजपा एक नैरेटिव सेट करती है, तो समाजवादी पार्टी पर यही नैरेटिव वो सेट कर सकती है एक दो जी, कि भाई ऐसा था, आपके जमाने में अपराध था, खुला घूमते थे। इससे ज्यादा उनके पास बताने के लिए कुछ है भी नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2012 से 17 तक जितना विकास कराया है उसका 10% भी विकास आज की डेट में नहीं है।
अभी इन्होंने कहा कि भाई सरकारी, अभी पिछली डिबेट में जब इन्होंने कहा कि भाई नौकरियां दी, जल निगम की बात करी, भ्रष्टाचार की बात करी, आजम खां के ऊपर बात करी, पर जवाब नहीं दे पाई। घूम फिर करके आजम खां पे चले गए। मैं पूछा सरकारी नौकरियां किसने दी, ये चले गए आजम खां पे। यदि इतनी बात है, छोड़ दीजिए पुरानी बातें। हम तो कह रहे हैं 68,000 शिक्षक जो है ना आज भी लाठी डंडे खा रहा है, दीजिए उनकी नौकरी। आप तो आरक्षण में चोरी करते, एक तरफ संविधान की बात करते हैं, एक तरफ आरक्षण की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसी आरक्षण को चोरी करते हैं आप। तो पीडीए तो आपसे पीड़ित रहेगा ही। जिस पीडीए की बात हम उठाते हैं, पीडीए आपसे इसीलिए नाराज है। आप पीडीए का विकास ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आप तो आरक्षण में आरक्षण चोरी करते। 68,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जो है वो कितने सालों से चला आ रहा है, आपने उस पर कुछ कार्य करने का काम किया? नहीं करा। तो जनता पूछना चाहती है आपसे। और दूसरा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है, भाई किस तरीके से उत्तम प्रदेश बन गया है? लूट का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है, हत्या का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है, अपराध का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है, विकास सबसे कम हुआ है पुरानी सरकारों के मुकाबले, मेट्रो है नहीं, बिजली है नहीं। आप बताइए, मैं गाजियाबाद में रह रहा हूँ, 2-2 घंटे बिजली नहीं आती है। और योगी जी जब आप कह रहे हैं मंच से बोलते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखिए अर्बन सिटी जो है ना, वो अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि भाई देखो इंजीनियर साहब, अर्बन सिटीज जो है उसमें 2 घंटे तक बिजली चली जाए कोई बात नहीं है, और जो रूरल जगह है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें 8 से 9 घंटे बिजली चले कोई बात नहीं है। तो हमारे प्रदेश के उत्तम मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट देते हैं, अरे भाई क्यों 2 घंटे बिजली जाए? ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों 8-9 घंटे बिजली जाए? आपका विकास कहाँ है? क्यों नहीं आप बिजली प्रचुर मात्रा में बना पा रहे हैं? क्यों बिजली के कारखाने नहीं लगवा पाए? ये आपका फेलियर है कि नहीं है? यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज योर फेलियर। और आपको जनता को सहूलियतें देने के लिए, मूलभूत सुविधा देने के लिए आपको सरकार में लाया गया है, जनता को प्रताड़ित करने के लिए लाया गया है। भाई मूलभूत सुविधाएं क्या होती है आप बताइए? रोटी, पानी, घर, मकान, यही सब बेसिक सुविधाएं, आप वही सब महंगा कर दे रहे हैं। आज की डेट में रोटी जो है, गरीब की थाली से रोटी का निवाला छिन गया है। बिजली महंगी हो गई, अभी और बढ़ने वाली है। अभी स्टेटमेंट आया है 10% बिजली के दाम और बढ़ने वाले हैं। बिजली बढ़ने वाली है, रोटी के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल बढ़ गया। और मोदी जी तो पता ही आपको क्या कहते हैं कि जब जो चीज बढ़ रही है उसे कम खाओ, कम इस्तेमाल करो, जिंदा मत रहो, मर जाओ। पर मोदी जी की विदेश यात्रा जारी रहेगी। पेट्रोल डीजल की कमी रितु जी हमारे और आपके लिए है। हम लोग जो है रिक्शे से जाए, बैलगाड़ी से जाए, परंतु मोदी जी का जब काफिला चलता है तो उसमें 100 गाड़ियां चलेंगी, उसके पेट्रोल डीजल का हिसाब उनसे नहीं पूछना चाहिए। ये लोग ये चाहते हैं। जब भाजपा के नेता जाते हैं उनका रिकॉर्ड नहीं पूछना चाहिए। दिखाने के लिए भाजपा के नेता क्या करते हैं? मोदी जी को खुश करने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए क्या करते हैं? पैदल पैदल जाते हैं, विधानसभा तक पैदल पैदल जाते हैं। और पीछे क्या चल रहा होता है? पीछे उनका ड्राइवर गाड़ी लेकर के आ रहा होता है, उसमें उनका टिफिन रखा होता है। तो इस तरीके के काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब लगातार ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी यहाँ पर उठा रही है और शायद सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास रहेगा। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल पाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले किसकी सबसे ज्यादा मजबूत फील्डिंग रहेगी उसको लेकर सियासी बिसात दोनों ही पार्टियों की तरफ से पिछाई जा रही है। विपक्षी पार्टी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो वही सत्ता पक्ष भी फिलहाल कोशिश यही कर रहा है कि उनके जनादेश को मजबूत किया जा सके। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां दिल्ली में अर्थ इंफ्रा के 4 प्रमोटर और डायरेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 2004 करोड़ रुपए की कथित ठगी मामले में ये बहुत बड़ी कार्रवाई ईडी की टीम की तरफ से की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने चारों आरोपियों को हिरासत में लिया है। 19,000 से अधिक फ्लैट खरीदारों से ठगी का ये गंभीर आरोप लगा है, जहां अवधेश कुमार गोयल और रजनीश मित्तल गिरफ्तार हुए हैं। अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता भी ईडी के शिकंजे में हैं, जहां निवेश के नाम पर हजारों लोगों से बड़ी रकम जुटाई गई। कई रियल एस्टेट परियोजनाएं अधूरी छोड़ने का गंभीर आरोप है। इसके साथ ही खरीदारों को तय समय पर फ्लैटों का कब्जा नहीं मिला, जहां विशेष पीएमएलए अदालत ने चारों को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा और उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार बहुत बड़ा झटका इन चारों को लगने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक साझा कर रहे हैं, जहां विशेष पीएमएलए अदालत ने चारों को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। साथ ही आपको बता दें कि कई फ्लैटों पर कब्जा नहीं मिला, जहां दिल्ली में अर्थ इंफ्रा के 4 प्रमोटर और डायरेक्टर फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी लंबे समय से इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही थी। 2004 करोड़ की कथित ठगी मामले में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई।
प्रवर्तन निदेशालय ने चारों आरोपियों को हिरासत में लिया है, जहां अर्थ इंफ्रा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल गिरफ्तार, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता भी ईडी के शिकंजे में आए हैं। जहां आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर अब कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। विशेष पीएमएलए अदालत ने चारों को 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है, जहां एनसीआर समेत लुधियाना और लखनऊ जैसे कई बड़े शहरों में हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर 19,425 खरीदारों से करीब 2,004 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसके बाद ईडी की टीम मौके पर पहुंची, छापेमार कार्रवाई की गई। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के 4 जो बड़े आला अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 4 प्रमोटर और निदेशक गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। ईडी की तरफ से ये जो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसके बाद ईडी के दिल्ली जोनल कार्यालय में आपको बता दें कि कंपनी के 4 प्रमोटर्स और निदेशक अवधेश कुमार गोयल का नाम सामने आया। रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी की टीम की तरफ से बाकायदा इस बात की पुष्टि की गई। इसको लेकर कुछ समय पहले अभी हाल ही में प्रदर्शन भी हुआ था, लोगों की नाराजगी सड़कों पर देखने को मिली थी, जहां ईडी की टीम ने अब जाकर गिरफ्तारी की है। यह पूरा मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से दर्ज की गई 5 एफआईआर के आधार पर शुरू हुआ था, जो कि अब गिरफ्तारी तक पहुंच चुका है मामला। साथ ही आर्थिक अपराध को लेकर भी यहां पर कई बातों का जिक्र था। स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। स्नेह कमल, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है? चलिए एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और ऐसे में ये पूरा मामला आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई 5 एफआईआर के आधार पर यह मामला शुरू हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि आर्थिक अपराध शाखा में अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके निदेशक और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। अब इसी में जांच के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने चारों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 5 दिन के रिमांड भेजा गया है। पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, जहां प्रमोटर और निदेशकों को फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। 2,004 करोड़ रुपए की ठगी का यह गंभीर आरोप लगा है। जांच के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने चारों को अलग अलग जगहों से जब गिरफ्तार किया, तो उसके बाद लंबे समय तक जेल में रहने के बाद इन्हें जमानत भी पिछली दफा मिल गई थी, लेकिन अब इन्हें ईडी ने दोबारा गिरफ्तार किया है। और इस बार यह बहुत बड़ा झटका इन चारों आरोपियों के लिए इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ईडी की टीम इस बार छोड़ेगी नहीं। ईडी के पास कई ऐसे साक्ष्य सबूत हैं और कई लोगों की यहां पर शिकायतें भी मिल रही थी, उसके आधार पर इस बार शायद बहुत ज्यादा कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। बहरहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है।